तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हमारा है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स का समिट 2023 में 14 अप्रैल नहीं, ब्रिक्स का समिट 2023 में अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग, JOHANNESBURG, 23 अगस्त। ब्रिक्स की फुल फॉर्म, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I इंडिया, C चाइना, S साउथ अफ्रीका। यस, जब इनिशियली ब्रिक्स कंस्ट्रक्ट बना था उस टाइम पे ये BRIC था, बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका थर्ड मीटिंग में आया था। जब ब्रिक्स का थर्ड समिट हुआ था वो हुआ था चाइना में 14 अप्रैल 2011। हाँ, थर्ड ब्रिक्स की जो समिट की मीटिंग थी उसके अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। ये 2023 में लेटेस्ट डेट है 23 अगस्त। इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। बेसिकली ट्रेड, ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज हैं ये आपस में पार्टनरशिप करके म्यूचुअली ग्रो करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और ट्रेड आपस में करना। बेसिकली जब भी ब्रिक्स की समिट की मीटिंग होती है एवरी ईयर इनका एक नया टॉपिक होता है, नया थीम होता है। तो जो करंट ईयर का थीम था वो था पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। नाउ जो ब्रिक्स की ये 5 कंट्रीज हैं ये बेसिकली वर्ल्ड के 42% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, 23% ऑफ GDP, 30% ऑफ वर्ल्ड टेरिटरी और 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक समिट होता है ये 5 कंट्रीज के बीच में। ब्रिक्स का जो मेन सिस्टम है वो ऐसे चलता है कि इसको सेपरेट ऑफिस नहीं होता। जो ब्रिक्स का समिट हर ईयर होता है उसको ये BRICS, इसको हम अगर हम देखें तो एक ऑर्डर में चलता है। बेसिकली पहले लेट से ब्राजील ने होस्ट करा, चेयर किया, उसके बाद रशिया करेगा, इंडिया करेगा, चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। ये इस सीक्वेंस में चलता है। और बेसिकली ये हर समिट से पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किस टॉपिक पे डिसाइड होगा, क्या हमारा थीम होगा और हमें आगे किस टॉपिक पे काम करना है। और ये अपने मेंबर से पहले कंसल्ट करते हैं और उसके बाद अपना जो भी डिसीजन है वो लेते हैं। बेसिकली आपको डेट याद रखनी है, एक तो 23 अगस्त को हुआ था और एक कहां पे हुआ था। नेक्स्ट G20 समिट। हाँ, ये जगह का नाम है, साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है G20 समिट। आपको पता है इस साल दिल्ली में हुआ था, तो इसकी डेट लिख लो, 9th और 10th सितंबर। अब ये जो G20 समिट होता है मेजर पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला तो साउथ अफ्रीका को G20 में एक परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिला। जो G20 है ना ये 85% ऑफ वर्ल्ड GDP रिप्रेजेंट करता है। हाँ, 85%। नाउ इसमें जितने भी डिसीजन पास हुए वो सारे के सारे 100% वोटिंग के साथ पास हुए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने भी रिजेक्ट नहीं करा, इंक्लूडिंग रशिया और चाइना। नाउ इसके साथ साथ हमने बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करा।
इसमें बेसिकली हमारा यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज जो बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बायोफ्यूल प्रोडक्ट मतलब जो हमारे डीकम्प्रो बेसिकली जो एनिमल से बनते हैं या प्लांट से बनते हैं, ऐसे कुछ फ्यूल्स हैं जो इंडिया, आपका यूरोप के कुछ स्टेट, सऊदी अरेबिया, यूएस, ये सब बहुत ज्यादा मास प्रोड्यूस करते हैं। ये कंज्यूमर भी है इसके और प्रोड्यूसर भी है। तो इन्होंने अपना एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी कंट्रीज जुड़ी। ये आगे फ्यूचर में इसी को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा हमने इंडिया, लिखो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, शॉर्ट फॉर्म IMEEC। इसको लॉन्च करने का मेन मोटिव ये था क्योंकि इंडिया से हमारा जो वेस्ट का ट्रेड है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस रूट से जो ट्रेड रूट है वो हमारा बहुत छोटा हो गया। पहले हमको बहुत सारी कंट्री से पास होकर आना पड़ता था, तो अब ये और छोटा कर दिया इसको। तो इसलिए इसका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अभी G20 में अप्रूव हुआ है। हाँ, लेकिन रिसेंटली अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है। ये जो रूट है ये इजराइल से होके जाता है। तो आप समझ रहे हो, इस टाइम पे वॉर चल रही है, काफी प्रॉब्लम है इसमें। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होगा ये। बट ये वही रूट है, ये काफी छोटा हो गया। ये कॉरिडोर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला कॉरिडोर वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। और वेस्ट कॉरिडोर मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता है। क्या बताऊं? कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को कनेक्ट करता है वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट से, और वेस्ट कॉरिडोर मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करता है। ठीक है, ईस्ट कॉरिडोर इंडिया टू वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। वेस्ट कॉरिडोर मिडल ईस्ट टू यूरोप। यही कुछ मेजर डिसीजन है जो आने के चांसेस है। नाउ नेक्स्ट लिखो एशियन समिट, ASEAN, लिख लिया? इसके फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन नेशंस। ये स्टैब्लिश होता 1967 में। 1967। इसके हमारे फाउंडर है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, फिलीपींस, सिंगापुर, एंड थाईलैंड। लिख लिया? जब 1967 में ये बना था
तो ये सिर्फ 4-5 कंट्रीज थी, लेकिन इसके बाद जब ये इवॉल्व हुए तो 7-7 कंट्रीज जुड़ी कुछ, जैसे कि 1984 में ब्रुनेई दारुसलाम, स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, 1984 में BRUNNEI और फिर दारुसलाम DARUSALAM। ये क्या चीज का नाम है? ये कंट्री है। कंट्री है। 1995 वियतनाम इसमें ऐड हुआ, वियतनाम। वियतनाम। हाँ। 1997 म्यांमार, एंड 1999 में कंबोडिया। कंबोडिया 1999। अब ये जो एशियन बना, इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि अपने मेंबर्स के कंट्रीज जो है, मेंबर कंट्रीज हैं, इनमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल डेवलपमेंट करना एंड सोशल डेवलपमेंट। रीजनल पीस को इंश्योर करना, रीजनल पीस। बेसिकली जो सारे मेंबर कंट्रीज हैं ये आपस में पीस मेंटेन करें। फिर ऐसे कॉमन इंटरेस्ट में ट्रेड को प्रमोट करना, एक दूसरे से ट्रेड को प्रमोट करना। आपस में एक दूसरे को असिस्ट करना, ट्रेन करना। हाँ, ट्रेन करना। इसके अलावा अब ये सारे जिनके एम थे, इनको ये पूरा करने के लिए एक अलग से काउंसिल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं एशियन, ASEAN कोऑर्डिनेशन कमिटी। ACC ये स्टैब्लिश होता 2008 में। ये मीटिंग करते हैं 2 साल, 2 बार में, 2 बार 1 साल में। और बेसिकली एक 2 मीटिंग 1 साल में। इन 2 मीटिंग में लोग एशियन समिट के लिए प्रिपेयर करते हैं, वहां पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इनके, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, बेसिकली एशियन समिट में इनको हेल्प करती है। नाउ ये एशियन समिट जो है ये इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट। इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों इंडिया के लिए? कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट। अगर आप देखोगे ना तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारे इंडिया से जुड़े हुए हैं आसपास। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे आसपास हैं। यहां से हम ट्रेड भी बहुत करते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि यहां से ज्यादा कनेक्ट हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बने, ताकि हम ऐसे ट्रेड कर पाए, कनेक्ट कर पाए। दूसरा है कि बेसिकली हमारे जो इंडिया में ट्रेड भी इनसे बहुत होता है, और बेसिकली जो है, लेकिन जब हम इस इंडियन ओशन से जाते हैं तो कुछ सारे चेक पॉइंट से हमको क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए, रास्ता छोटा करने के लिए, हमें इनसे ट्रेड डेवलपमेंट करना है, ट्रेड में डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। आपको पता है चाइना कितनी एग्रेसिव पॉलिसीज है चाइना की, उसको काउंटर करने के लिए भी हमें एशियन के साथ जुड़ना जरूरी है।
इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। उसके साथ साथ टेररिज्म या फिर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसको रोकने के लिए। इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। सी एशियन कंट्रीज जो है उसमें इंडिया एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है। तो ये सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, हम भी उनके लिए जरूरी है, उन्हें भी हमसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। इसीलिए आप देखेंगे कि जब इंडियन कंपनी यहां जाती है एशियन कंट्रीज में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहां पे हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आप देखेंगे कंपनी की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे कल्चर एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। आप इंडोनेशिया में देख सकते हैं, थाईलैंड या म्यांमार भी अब काफी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सारा इंडिया से ही वहां पे गया। वहां के जो रीजनल स्क्रिप्ट्स हैं वहां पे भी इंडिया की काफी सारी बातें हैं। तो इसलिए एशियन कंट्रीज से हमारा अच्छा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ये तो इंटरनेशनल समिट हो गया। अब कुछ 2-3 महीनों में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं वो देखते हैं। पहला स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। मेरा बिल मेरा अधिकार एक्सप्लेन करता हूं उसको मैं। 1 सितंबर 2023 1 सितंबर 2023। नाउ ये स्कीम सरकार क्यों लेके आई? बेसिकली ना बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जीएसटी में जो बिल नहीं बना के देते हैं, तो जीएसटी की चोरी काफी करते हैं। अब उनको पकड़ नहीं सकते इतनी आसानी से, इसलिए सरकार ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई बिल है 200 से ऊपर का है, अगर आप उसको एक वेबसाइट पे अपलोड करोगे या ऐप पे अपलोड करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, अभी तो ये इनिशियल इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पे है। तो ये पहले असम लिख लो, असम, गुजरात, हरियाणा, यूनियन टेरिटरीज में लिखो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और दमन एंड दीव। तो इसमें अगर हमारा जो मिनिमम बिल 200 का है या उससे ज्यादा का है उसका हम अपलोड करेंगे तो हमें इंसेंटिव मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने एक तो वेब पोर्टल लॉन्च करा है, merabill.gst.gov.in। .gst.gov.in। ये पहले इन्हीं जगह पे, बाद में ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट हो गई है। इसके अलावा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, सेम नाम से, मेरा बिल मेरा अधिकार। अब इसमें रिवॉर्ड्स के ड्रॉज होंगे, लकी ड्रॉ टाइप, वो मंथली होंगे और क्वार्टरली होंगे। बेसिकली एक पर मंथ और एक हर 3 महीने में। अब प्राइस का साइज क्या है? जो 800 लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से 800 लोगों को 10,000 मिलेंगे और 10 लोगों को 10 लाख, 10 लाख ईच। और क्वार्टरली 2 लोगों को 1 करोड़। ठीक है, मंथली 800 पर्सन को 10,000। टेन पर्सन 10 लाख। क्वार्टरली प्राइस है
2 persons 1 crore each. ये एक अच्छा इंसेंटिव है, अगर हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो हम बिल जरूर अपलोड करेंगे। बेसिकली टैक्स की चोरी के लिए, टैक्स की चोरी ना हो इसके लिए बनाएंगे। लालच हमें लालच मिल रहा है, हमें लालच। ठीक है। अब इसके लिए हमें कुछ डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी साथ में। जैसे कि कोई भी बिल हमको मिलता है उसके साथ साथ जीएसटी नंबर होता है सप्लायर का, वो हमें वेबसाइट पे डालना है। इनवॉइस की वैल्यू क्या है, कितने रुपए का है, फिर इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, और कौन सा स्टेट से कस्टमर, कंज्यूमर कौन से स्टेट का है, ठीक है। तो ये एक स्कीम है। जब तो सर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस कोड, हाँ लिख लो, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर जहां से बिलोंग करता है। सबका लिख लिया। अब अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो सर जैसे हर शॉप में देखे तो सबके मतलब बोर्ड में जीएसटी नंबर सब लिखे रहते हैं। हाँ सबके लिखे हुए हैं, बट अगर बिल नहीं देंगे तो ट्रेस नहीं कर सकते ना, हाँ, इसीलिए बेसिकली ये सरकार ये चाहती है कि हम तो जबरदस्ती बिल मांगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर 2023 ये जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने, जो ये आर्टिशियंस लोग होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं जो हाथों से सामान बनाते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा बेनिफिट देने के लिए इसके अंदर गवर्नमेंट ने टोटल 20 लोगों को कवर करा है। कारपेंटर लिख लो, क्या सर उनकी बेनिफिट को बोला, ये जो आर्टिशियन लोग होते हैं ना, जो हाथों से काम करते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको बेनिफिट देने के लिए, बेनिफिट उनका ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो इसमें टोटल 20 लोगों को कवर करा है। कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक में हाँ, टूल किट मेकर, टूल किट, लॉक स्मिथ, चाबी बनाने वाला, सिर्फ ब्लैक में क्या है, लोहार जो लोहे का काम करता है, सर लोहा, गोल्ड स्मिथ सुनार, लिख लिया। पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, हाँ। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मूर्तिकार, स्टोन ब्रेकर, ब्रेकर, हाँ। कौन सा, कौन से, अच्छा पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, उसके बाद कॉबलर,
कॉर्नर शू स्मिथ, मेसन, MASON, जो घर वगैरह बनाते हैं। बास्केट, मैट, ब्रूम मेकर, बास्केट मैट एंड ब्रूम झाड़ू, डॉल एंड टॉय मेकर, जो बेसिकली ये टेडी टाइप बनाते हैं, कपड़ों के अंदर वो रुई वगैरह भर के, अच्छा टेडी ट्रेडिशनल टाइप जो होता है, हाँ तो वो। बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर, जो ये मछली पकड़ने के जाले वगैरह बनाते हैं वो। इसमें भी बताऊं कौन सा क्या काम करता है, ये समझ आ रहा है? लास्ट बस इतना ही। 19 फिशिंग नेट लिख लिया, हाँ ठीक है, इतना ही। तो इन 18-19 चीजों को गवर्नमेंट ने कवर करा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस स्कीम में एनरोल होने के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो रिकॉग्निशन मिलती है। जो ये 19 ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, ये अगर इस स्कीम के लिए अप्लाई करें तो इनको एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलता है। इनको एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये इनको अपनी स्किल एनहांस करने के लिए एक तो बेसिक ट्रेनिंग देंगे और एक एडवांस ट्रेनिंग देंगे। तो इनको बेसिक ट्रेनिंग, 5 to 7 days, और 15 days प्लस एडवांस ट्रेनिंग। तो जब भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होंगे तो ये अपना काम नहीं कर सकते, तो इसी के लिए सरकार ने ये बोला कि इनको 500 रुपीज पर डे स्टाइपेंड मिलेगा। जितने भी टाइम में ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, 500 रुपीज पर डे इनको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड साथ ही साथ इनको एक टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा, एक ई वाउचर मिलेगा अप टू 15,000 का। 15,000, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर हम करेंगे, ये लोग करेंगे, तो पर डिजिटल ट्रांजैक्शन इनको 1 रुपीज मंथली 100 की लिमिट है। बेसिकली अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनको 1 रुपीज मिलेगा पर ट्रांजैक्शन, अप टू मंथली 100 ट्रांजैक्शन। बिल्कुल यूजलेस है वैसे तो, बट इंसेंटिव है। तुमको भी इंसेंटिव भी चाहिए कुछ भी हो। हाँ, चाहे कुछ भी हो तो इंसेंटिव है। 1 रुपीज पर डिजिटल ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पर डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 रुपीज मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट इनको मार्केट सपोर्ट भी देगी। बेसिकली इनको ब्रांडिंग करेगी, इनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म अलॉट करेगी। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वेबसाइट ये वेबसाइट है। यहां पे इनको शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, यहां से इनको प्रमोट होगा, इनका ब्रांड प्रमोट होगा।
इसके अलावा इनको क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा। क्रेडिट सपोर्ट यानी कि लोन वगैरह। कुछ सर लिमिट है कि क्या है? हाँ लिमिट है, बता रहा हूँ। तो इनको 3 लाख तक का लोन मिलेगा एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन के नाम से। एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन। अप टू 3 लाख मिलेगा 2 ट्रांच में, 2 बार में। फर्स्ट टाइम 1 लाख और सेकेंड टाइम 2 लाख। पहला तो 18 मंथ्स के लिए, और ये 2 लाख से 30 मंथ्स के लिए। ये इनको एक 30 मंथ्स, ये इनको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, मात्र 5%। बिजनेस लोन के लिए काफी इंटरेस्ट रेट कम है। तो जो इनको पहला लोन मिलेगा, ये इनको तब मिलेगा जब इन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, लिख लो। और सेकंड 2 lakhs का, इसकी कंडीशंस लिखो। पहला तो आपका बेसिक ट्रेनिंग, हाँ बेसिक ट्रेनिंग 1 लाख। अगला सेकंड है 2 lakhs का, सेकंड ट्रेंच, सेकंड टाइम 2 lakhs का। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रेंच इन्होंने अवेल कर रखा है, पहला लोन ले रखा है, लिख लो। प्रॉपर लोन का अकाउंट मेंटेन्ड है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करा है, डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं। या फिर एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। कुछ पूछना? सर एक बार 2 लाख वाला बता दीजिए, 30 मंथ। हाँ, पहला कंडीशन फर्स्ट ट्रेंच वाला लोन, स्टैंडर्ड लोन अकाउंट मेंटेन करा है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करा है। ये सर जो 2 लाख के लिए उसका हाँ ये 2 lakhs के लिए। या फिर एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई। तो इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये जो मतलब पहले जो एक पहला 1 लाख है वो 18 मंथ्स के लिए, दूसरा लाख वो 30 मंथ्स के लिए, इतना ज्यादा क्यों? अमाउंट भी तो देखो ना, 1 लाख मिला 18 मंथ्स के लिए, 2 लाख 30 मंथ्स के लिए। ये लोन के रिपे करने की ड्यूरेशन है। अगर वो 1 लाख 18 मंथ्स में पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2 लाख को पे करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। इसके अलावा कुछ? करंट अफेयर्स के लिए अभी इतना ही है। बस बाकी क्लासेस ली है ना, तो अभी इतना ही है जो चेंजेस हैं नया है। बाकी अभी थोड़ी देर में कौन की क्लास होगी, ये 30 नंबर का है, क्वांटिटेटिव 20 नंबर का आएगा। ये 30 नंबर हाँ, बाकी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और भी क्या क्या टॉपिक वो भी सर आएंगे, बताएंगे।